नमस्कार साथियों। टॉपिक है विरोध के खोखले तर्क। जी हाँ, मेरी यह समीक्षा छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के लोकसभा में पेश होते ही विपक्षी दलों की ओर से असहमति के स्वर उभर आए। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि असहमति क्यों आ रही है। पहली बात तो देखो, 50% का वोट है। दूसरी बात, अगर विपक्ष अपनी जब विपक्ष चाह रहा है कि जब उसकी सरकार आए तब वो नारी शक्ति वंदन वाला संशोधन विधेयक पास करवाए, जिससे कि वोट अब 50% उसके हाथ में आ जाए। तो वोट का तो चक्कर है ही है, वो तो कन्फर्म है। ओके, आगे देखते हैं क्या कहता है। लेकिन ये स्वर विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति को ही अधिक रेखांकित कर रहे हैं। 2023 में जब यह विधेयक पारित हुआ था तब विपक्षी दलों की मांग थी कि आखिर महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं लागू किया जाता। लेकिन अब जब मोदी सरकार इस अगले आम चुनाव में लागू करने की पहल कर रही है तो भी उन्हें आपत्ति है। अब वही है, सब राजनीति है और कि वोट उसके हाथ में पहुंच जाएगा सारा का सारा। अब वोट हमारे हाथ में आना चाहिए, मतलब वोट की राजनीति है। अब ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण से संबंधित परिसीमन को 2011 के बजाय नई जनगणना के आधार पर किया जाए। नई जनगणना के आधार पर करने से क्या होगा कि नई इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि वे 2029 के बजाय 2034 में महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। और ये 5 साल और पीछे खिसक जाएगा। जो 33% आरक्षण था महिलाओं को, उससे क्या होगा, उससे कार्य की दक्षता में फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो कार्य की दक्षता में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि महिला जब रहती है ना तो उससे अच्छा काम हो जाता है। किसी काम को करने का एक तरीका होता है, ईमानदारी से काम होता है और तरीके से काम हो जाता है। क्योंकि जो जनगणना शुरू हुई है उसके नतीजे आते आते तो अगले आम चुनाव करीब आ जाएंगे। कुछ विपक्षी दल इस आधार पर महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं कि इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, मतलब आरक्षण के भी अंदर आरक्षण होना चाहिए। आखिर ऐसी किसी मांग पर 2023 में क्यों नहीं जोर दिया गया था। ध्यान रहे, तब महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। विपक्षी दल यह प्रचारित करने की भी कोशिश में है कि महिला आरक्षण के तहत सभी राज्यों में लोकसभा की 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले से कुछ राज्यों और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। भाई, जब दक्षिण राज्यों में नुकसान होने का कारण था कि वहाँ पर जो है आबादी कम है, उत्तर भारत की आबादी ज़्यादा है। आगे कह रहा है, विपक्षी दल यह प्रचारित करने की कोशिश में है कि महिला आरक्षण के तहत सभी राज्यों की लोकसभा की 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले में कुछ राज्यों और विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। लेकिन आखिर कैसे? यदि इस फॉर्मूले से बिहार में 20 सीटें बढ़ेंगी तो इतनी ही सीटें तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी। इस तरह गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 13-13 सीटें बढ़ेंगी। तथ्य यह भी है कि कम जनसंख्या वाले दक्षिण के राज्यों में एक सांसद कहीं कम आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और इस तरह वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। कम आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा कम जनसंख्या वाले दक्षिण राज्यों में, और इस तरह से वो प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। मतलब ये कि आबादी कम रहेगी तो वो प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। आखिर ऐसे में यह कहने का क्या मतलब महिला आरक्षण में दक्षिण घाटे में और उत्तर लाभ में रहेंगे? तो इसका मतलब ये है वो वैसे दिखने में लाभ में रहेंगे, क्योंकि भाई आबादी के हिसाब से अगर करा जाए तो हमारे उत्तर भारत में आबादी ज़्यादा है, दक्षिण भारत में कम। तो उस हिसाब से उनके पास लैंड एरिया तो दक्षिण भारत वालों के पास लैंड एरिया तो पूरा मिल जाएगा, और कोस्टल रीजन है तो दिखने में कागज़ के नोट हैं वो ज़्यादा अमीर दिखेंगे दक्षिण भारत वाले। लेकिन
ज़्यादा अमीर भी दिखेंगे, ज़्यादा डेवलप भी दिखेंगे, लेकिन उत्तर भारत वालों के पास आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से सीटों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो बोलने का जो अधिकार हो जाएगा वो उत्तर भारत वालों को ज़्यादा हो जाएगा, दक्षिण भारत वालों को कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये असमानता हो गई। लेकिन आखिर कैसे? यदि इस फॉर्मूले से बिहार में 20 सीटें बढ़ेंगी तो इतनी ही सीटें तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी। तथ्य यह भी है कि कम जनसंख्या वाले दक्षिण के राज्यों में एक सांसद कहीं कम आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और इस तरह वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। कम आबादी के कारण वो अच्छी तरह से काम कर लेगा, किसी भी टारगेट को आसानी से अचीव कर लेगा। उसके पास जो एक टारगेट रहेगा वो उसे आसानी से अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से वो अगली बारी वोट जीतने में उसको बेनिफिट मिलेगा। आखिर ऐसे में यह कहने का मतलब क्या मतलब है कि महिला आरक्षण में दक्षिण घाटे में और उत्तर लाभ में रहेगा। विपक्ष का एक खोखला तर्क यह भी है कि महिला आरक्षण के मौजूदा स्वरूप में भाजपा फायदे में रहेगी, पर इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता। ठोस आधार के अगर इस बिल को भाजपा ने पास कर दिया तो 50% आबादी भाजपा के हाथ में आ जाएगी। आखिर ऐसा तो नहीं है कि सभी बढ़ी हुई सीटों पर भाजपा की जीत आसान हो जाएगी, या फिर उसे बहुमत के लिए अभी की तरह 272 सीटें ही चाहिए होगी। पर ये तो मैं अभी बताया कि जो अगर ये बिल भाजपा ने पास किया तो जो जीते हुए भी राज्य हैं उसमें तो भाजपा के आने के चांस भी रहेंगे, और जो हारे हुए जहाँ पर हैं या जहाँ पर भाजपा कमज़ोर है वहाँ पर भी भाजपा के आने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि 50% आबादी जो महिलाओं की है वो उस तरफ चली जाएगी। यदि विपक्षी दल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध है तो उन्हें नीतियों के निर्माण में हिस्सेदारी बनाकर राजनीतिक और साथ में सामाजिक परिदृश्य बदलना चाहते हैं, तो वे महिला आरक्षण के पक्ष में उसी तरह खड़े हों जैसे 2023 में खड़े हुए थे, और या फिर यह बताई कि आरक्षण की बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। इसके कमज़ोर तर्कों से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कमज़ोर तर्क ना बनाएं, तर्क जो बनाएं तो मजबूत तर्क बनाएं, और इसी से ही महिला आरक्षण बिल आसानी से पास हो सकता है। मेरी समस्या कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।